यही करते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन है तो कोलिनर्जिक है, मतलब कि जो पैरासिम्पथेटिक को स्टिमुलेट करेगी तो उसमें डायरेक्टली एक्टिंग आएंगे और इनडायरेक्टली एक्टिंग आएंगे। डायरेक्टली एक्टिंग में एक तो होता है एस्टर्स और एक होता है एल्केलॉइड्स। और एस्टर्स में था हमारा जो नॉर्मल होता ही है एसिटाइल कोलिन और मस्करीन, ये दोनों नेचुरल ही है, तो एसिटाइल कोलिन एस्टर है और मस्करीन एल्केलॉइड है। उसके बाद एस्टर में और आते हैं मेथाकोलिन, कार्बाकोल और बिथानिकोल। एल्केलॉइड में निकोटीन, पाइलोकार्पिन और मिसलेनियस में सेविमेलिन। फिर है इनडायरेक्टली में रिवर्सिबल आता है, रिवर्सिबल में लिपिड सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है। लिपिड सोल्यूबल में है फाइजोस्टिग्मीन, वाटर सोल्यूबल में है पेरिडोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन और एड्रोफोनियम। इरिवर्सिबल में आता है ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट में मालाथायोन, पाराथायोन और कार्बामेट में कार्बाराइल और प्रोपोक्सर। तो इसमें मतलब डायरेक्टली एक्टिंग का याद करने का ये था कि पीएम डायरेक्टली पब में जाके कार बेचेगा, तो पीएम से था पैरासिम्पथोमाइमेटिक, डायरेक्टली से डायरेक्टली एक्टिंग। और पी से फिर पाइलोकार्पिन, बी से बिथानिकोल और कार्बाकोल, और बेचेगा मतलब वही बिथानिकोल दोबारा आ जाएगा। उसके बाद है अच्छा इसमें ये रहा एंटीकोलिनर्जिक। तो एंटीकोलिनर्जिक में क्या आएगा पैरासिम्पथोलिटिक्स, तो इसमें भी डायरेक्टली एक्टिंग है। और दूसरे है कि जो न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन को इनहिबिट करेंगे। डायरेक्टली एक्टिंग में आता है नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में एक है जो तीनों मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, एट्रोपिन। और सिंथेटिक में आते हैं हमारे M1 ब्लॉकर, M2 ब्लॉकर, M3 ब्लॉकर और नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर। जो M1 ब्लॉकर है, M1 अब स्टमक में होता है तो स्टमक में हम इसे यूज़ करते हैं पेप्टिक अल्सर में, पायरेंजिपिन और टिलेंजिपिन। फिर M2 का है ट्रिपिट्रामिन। और फिर M3 है उसमें हम लंग्स वाले डाल देंगे, इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम। और जो नॉन सिलेक्टिव है उसकी ये तो काफ़ी सारी है, ठीक है। इसमें जो मतलब याद करने वाली थी वो थी एक मिड्रियाटिक में आता है ट्रोपिकामाइड और बच्चों में देते हैं एट्रोपिन मिड्रियाटिक। उसके बाद वेसिको सिलेक्टिव में ऑक्सीब्यूटाइनिन। और एंटी पार्किंसोनिज्म में बेंस्ट्रोपिन या फिर बेंजहेक्सोल। और जो ड्रग इनहिबिट करते हैं ट्रांसमिशन को, उसमें एक तो सबसे पहले जो एसिटाइल कोलिन है उसमें कोलिन की अपटेक को इनहिबिट करेगा हेमिकोलिनियम। फिर वेसल में जाने से इनहिबिट करेगा वेसामिकोल। और रिलीज को इनहिबिट करेगा बॉटुलिनम टॉक्सिन। फिर हम आते हैं सिम्पथेटिक सिस्टम में। अच्छा नहीं, ये बच गया। हाँ, सिम्पथेटिक सिस्टम में तो सिम्पथेटिक में सिम्पथोमाइमेटिक्स आएंगे, मतलब कि जो सिम्पथेटिक सप्लाई को इंक्रीज़ करेंगे। तो पैरासिम्पथोमाइमेटिक में दो थे, डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्टली एक्टिंग। इसमें भी यही है, डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग। अब इसमें डायरेक्टली एक्टिंग में एक तो आता है कैटेकोलामीन्स और एक आता है नॉन कैटेकोलामीन्स। और कैटेकोलामीन्स में आएंगे एंडोजीनस जो बॉडी में ही है, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामीन। एक्सोजीनस में आएंगे डोब्यूटामीन, फिनाल्डोपाम और आइसोप्रिनालिन। फिर नॉन कैटेकोलामीन्स, इसमें अब रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं सिम्पथेटिक के, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। बीटा 3 वाला तो मतलब क्या है, इसकी तो ड्रग कहीं पे भी नहीं आती। और इनके एग्जांपल हम अभी देखते हैं। उससे पहले जो इनडायरेक्टली एक्टिंग थे वो दो तरह के होते हैं। एक तो नॉर एड्रेनलिन की रीअपटेक को इनहिबिट करेंगे तो नॉर एड्रेनलिन बढ़ जाएगा, उसमें आता है कोकेन और TCA। फिर जो डिस्प्लेसमेंट से एक्ट करते हैं उसमें आता है टायरोमीन। फिर मिक्स्ड एक्टिंग, तो मिक्स्ड एक्टिंग में एक याद रख लो बस, इफेड्रीन। अब जो अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट है, अल्फ़ा 1 का काम क्या होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना, और ये आई में होते हैं तो उधर ये मिड्रियासिस करवाएंगे। तो एक प्रेशर एजेंट होते हैं और मिड्रियाटिक्स आएंगे अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट में। प्रेशर एजेंट में देखो अभी क्या था, जो अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट नहीं, चलो वो छोड़ो। प्रेशर एजेंट में याद कर लो ड्रॉक्सीडोपा, और मिड्रियाटिक में फिनाइल एफ्रीन, ठीक है। अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट, अब जो अल्फ़ा 2 है ये मतलब ब्रेक का काम करते हैं, तो ये एड्रेनर्जिक सिस्टम को ब्रेक लगाएंगे, तो मतलब ये पैरासिम्पथेटिक जैसा काम करेंगे।
तो हम इसे एज अ एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आता है मिथाइल डोपा। तो हम याद रख सकते हैं अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट में आता है मिथाइल डोपा और क्लोनिडीन। तो मिथाइल डोपा अल्फ़ा 2 का एगोनिस्ट और ड्रोक्सी डोपा अल्फ़ा 1 का एगोनिस्ट। तो पहले डी और फिर एम। अल्फ़ा 2 वाले में नेज़ल डीकंजेस्टेंट भी आते हैं, जिसमें है हमारा मेटाजोलिन वाली ड्रग्स या जोलिन वाली ड्रग्स, ज़ाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, नेफाजोलिन। फिर एंटी हाइपरटेंसिव में हो गया क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा, और मिथाइल डोपा हम किस में देते हैं, प्रेगनेंसी में। फिर एंटी ग्लूकोमा और सिडेशन वाले इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अब बीटा 1 एगोनिस्ट, बीटा 1 का कोई ज़्यादा काम नहीं था तो भी छोड़ सकते हो। बीटा 2 एगोनिस्ट, अब बीटा 2 वाले एज अ ब्रोंकोडाइलेटर यूज़ हो सकते हैं क्योंकि और यूटेराइन रिलैक्सेंट। ब्रोंकोडाइलेटर्स में सालबुटामोल, सालमेट्रोल, टर्ब्यूटालिन, फोरमेट्रोल। यूटेराइन रिलैक्सेंट में रिटोड्रीन याद रख लेना, तो यूटरस रस से रिटोडीन। ठीक है, फिर अब हम एंटागोनिस्ट पे आते हैं। तो एंटागोनिस्ट में अल्फ़ा एंटागोनिस्ट अलग से है और बीटा एंटागोनिस्ट अलग से है। अल्फ़ा में या तो अल्फ़ा 1 को ब्लॉक करेगा या अल्फ़ा 2 को ब्लॉक करेगा, या फिर नॉन सिलेक्टिव होगा। तो जो नॉन सिलेक्टिव है ये इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल में आता है फिनॉक्सी बेंजामीन, और जो इरिवर्सिबल हम यूज़ करते हैं फिर फियोसाइटोक्रोमा में। और जो रिवर्सिबल है इसमें याद कर लो फेंटोलामीन और टोलाजोलिन, बस दो याद कर लो। अर्गोटामीन भी आएगा, याद रहे तो कर लेना। बाकी फेंटोलामीन और टोलाजोलिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किस में यूज़ होते हैं, क्लोनिडीन विड्रोवल में और चीज़ रिएक्शन में। ठीक है, फिर है सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स। अब इसमें भी चलो इसमें बस ये जोसिन वाली ड्रग्स याद कर लो। और जोसिन में आता है प्राजोसिन, अल्फ्यूजोसिन, डॉक्साजोसिन। और अब उसमें भी अब ये वाली जो प्राजोसिन वाली ड्रग है ये प्रोस्टेट में भी होता है अल्फ़ा 1, तो हम ये BPH में भी दे सकते हैं। लेकिन साइड इफ़ेक्ट क्या आता है, पोस्टरल हाइपोटेंशन। तो वो साइड इफ़ेक्ट ना हो तो उसके लिए हमने सिलेक्टिव अल्फ़ा 1A या अल्फ़ा 1AD ब्लॉकर बनाए। उसमें आता है टामसुलोसिन या सिलोडोसिन। ठीक है, फिर बीटा ब्लॉकर्स पे आते हैं। बीटा ब्लॉकर्स में फर्स्ट जनरेशन होता है जो कि नॉन सिलेक्टिव होते हैं, सेकेंड जनरेशन होता है जो कि कार्डियो सिलेक्टिव होते हैं, थर्ड जनरेशन होते हैं जो अल्फ़ा प्लस बीटा में या फिर उनमें बीटा ब्लॉकर के साथ अलग सी प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट जनरेशन में थोड़ी देर बाद करते हैं, पहले सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन को हम याद कर सकते हैं कि न्यू बीटा ब्लॉकर्स हैव एक्सक्लूसिव मायोकार्डियल एक्टिविटी। तो उसमें एन से है नेबीवोलोल, और फिर है बिटाक्सोलोल, फिर ब्लॉकर से बीजोप्रोलोल, और फिर है एक्सक्लूसिव से एस्मोलोल, और फिर एम से मेटाप्रोलोल, और फिर एटीनोलोल, इसके अलावा एसीबुटालोल। और जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें 3 आगे सब कैटेगरीज है, जिनमें मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी है, जिनमें इंट्रिंसिक सिम्फेथोमाइमेटिक एक्टिविटी है, और जिनमें नहीं है। तो जिनमें नहीं है वो है प्रोपेनोलोल, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जिसमें है दैट इज़ पिंडोलोल, और मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग वाले में भी प्रोपेनोलोल आता है और पिंडोलोल इसमें आता है। तो याद रख लो, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग में प्रोपेनोलोल और पिंडोलोल में इंट्रिंसिक सिम्फेथोमाइमेटिक एक्टिविटी है और प्रोपेनोलोल में नहीं है। ठीक है, फिर हम अभी क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहले है कि एट्रोपिन पॉइजनिंग में हम फाइजोस्टिग्मिन क्यों प्रेफर करते हैं और नियोस्टिग्मिन। तो एट्रोपिन क्या करता है, M1, M2, M3 तीनों को ब्लॉक कर देगा, ब्रेन में भी करेगा और पेरिफ्री में भी करेगा। और तो फिजोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन दोनों का काम क्या है, ये मस्करिनिक ये सभी मतलब ब्लॉक करेगा रिसेप्टर को। फाइजोस्टिग्मिन लिपिड सोल्यूबल है, तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में चला जाएगा, तो ये ब्रेन में भी एट्रोपिन पॉइजनिंग को रिवर्स कर देगा, लेकिन नियोस्टिग्मिन ब्रेन में नहीं जा सकता। फिर है कि मायस्थीनिया ग्रेविस के लिए अब हम नियोस्टिग्मिन क्यों देते हैं और फाइजोस्टिग्मिन क्यों नहीं देते। तो रीज़न सेम है, क्योंकि फाइजोस्टिग्मिन लिपिड सोल्यूबल है तो वो ब्रेन में भी चला जाएगा, तो वो CNS एडवर्स इफेक्ट करेगा, जबकि जो हमारा नियोस्टिग्मिन है वो सिर्फ पेरिफेरी में काम करेगा, तो मायस्थीनिया ग्रेविस को वो ठीक कर देगा।
उसके बाद हम आते हैं कि रिफ्रैक्शन टेस्टिंग बच्चों में करते हैं तो एट्रोपिन क्यों प्रेफर करते हैं। तो रिफ्रैक्शन टेस्टिंग हम पहले क्यों करते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर्स को एस्टिमेट करने के लिए। और रिफ्रैक्शन टेस्टिंग में सबसे पहले हमें साइक्लोप्लेजिया करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर साइक्लोप्लेजिया नहीं किया तो अकोमोडेशन इंटरफेयर करेगा रिफ्रैक्शन टेस्टिंग में। तो साइक्लोप्लेजिया प्लेजिक ड्रग्स होती है, जैसे ट्रोपिकामाइड और एट्रोपिन, 2 ड्रग्स हैं। अडल्ट में तो हम ट्रोपिकामाइड यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग होती है और इसलिए आफ्टर इफ़ेक्ट्स नहीं रहते। लेकिन चिल्ड्रन में जो सिलियरी मसल है इनकी टोन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसीलिए हमें स्ट्रॉन्ग ड्रग चाहिए होती है विच इज़ एट्रोपिन। और क्योंकि मतलब इसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन कम हो, तो इसलिए हम इसे एज अ आई ऑइंटमेंट ही यूज़ करते हैं। फिर अब पायरेंजिपिन को पेप्टिक अल्सर में क्यों करते हैं। तो पायरेंजिपिन हमने अभी पढ़ा क्या था, और M1 ब्लॉकर था। तो ये क्या करेगा कि M1 को ब्लॉक करके ये देखो इन्होंने पहले यही लिखा है कि पेप्टिक अल्सर क्यों होता है, एसिड बढ़ जाता है। एसिड कहाँ से बढ़ता है, क्योंकि प्रोटोन पंप की एक्टिविटी इंक्रीज होती है, और ये प्रोटोन पंप में ये सारे H2 रिसेप्टर से आ सकता है, हिस्टामीन, M3 से एसिटाइल कोलिन और CCK से गैस्ट्रिन। और ये एसिटाइल कोलिन को अगर हम M1 को ब्लॉक कर दे तो एसिटाइल कोलिन रिलीज ही नहीं होगा, तो पायरेंजिपिन इसलिए हम देते हैं। और बाकी हम M3 ब्लॉकर क्यों नहीं देते, क्योंकि M3 ब्लॉकर से गैस्ट्रिक मोटिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। फिर है कि प्रालीडोक्साइम इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ओपी पॉइजनिंग बट नॉट कार्बामेट पॉइजनिंग। तो प्रालीडोक्साइम क्या ऑक्साइम है, तो इस इधर से ही हो जाएगा ये, तो कि जो भी एसिटाइल कोलिन एस्टरेज होता है उसमें E साइट होती है और A साइट होती है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स E साइट पे बाइंड करते हैं, ऑक्साइम A साइट पे बाइंड करेगा। A साइड पे बाइंड करके दोनों में बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस होगी और ऑर्गेनोफॉस्फेट निकल जाएगा। लेकिन जो कार्बामेट है ये दोनों साइड को ऑक्यूपाई करता है, तो ऑक्साइम के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो इसलिए हम जो ऑक्साइम्स है वो सिर्फ ओपी पॉइजनिंग में दे सकते हैं। 1 मिनट। उसके बाद है कि हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स की हाँ, ग्लूकोमा में हम बीटा ब्लॉकर की जगह प्रोस्टाग्लैंडिन्स को प्रेफर क्यों करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि जो बीटा ब्लॉकर्स हैं इनके अपने सिस्टमिक एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, जैसे ब्रेडिकार्डिया हो गया, एस्थमा को प्रेसिपिटेट करेंगे। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं इनके ज़्यादा सिस्टमिक एडवर्स इफेक्ट नहीं आते, और डोजिंग सिर्फ एक दिन में एक बार देनी होती है, और इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर डिक्रीज़ करने में काफ़ी पोटेंट होते हैं। लेकिन इनका मेजर ड्रॉबैक क्या है, हाइपर ट्राइकोसिस और हाई कॉस्ट ऑफ थेरेपी। तो प्रोस्टाग्लैंडिन से क्या होता है, हाइपर ट्राइकोसिस। फिर है कि ग्लूकोमा में अब हम बीटा ब्लॉकर्स को क्यों प्रेफर करते हैं ओवर मायोटेक्स। तो क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारे बीटा ब्लॉकर्स है ये प्यूपिल के साइज़ को चेंज नहीं करेंगे, तो इसलिए डिम लाइट और कैटरेक्ट के पेशेंट में कोई विजन अफेक्ट नहीं होगा। और दूसरा, ये सीलियरी मसल को इफ़ेक्ट नहीं करते, तो हेडेक नहीं आएगी। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर चेंज नहीं करते, एंड कन्वीनियंटली हम इसे 2 बार अप्लाई कर सकते हैं एक दिन में। और प्रोस्टाग्लैंडिन को कितनी बार करते हैं, एक ही बार। तो मतलब सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड है प्रोस्टाग्लैंडिन, उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स एंड लास्ट में मायोटेक्स। फिर है कि इंसुलिन थेरेपी में हम प्रोपेनोलोल कॉशन से क्यों देना चाहिए। तो जो इंसुलिन थेरेपी मतलब इंडिविजुअल डायबिटिक है, तो अगर इंसुलिन देते हैं तो रिस्क होता है हाइपोग्लाइसीमिया का। तो हाइपोग्लाइसीमिया में अगर हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और बीटा 1 से टेकिकार्डिया होगा, बीटा 2 से ट्रेमर होगा, एसिटाइलकोलिन से स्वेटिंग होगी। तो अगर हमने बीटा ब्लॉकर दे दिए तो क्या होगा कि ये वाले सारे जो वार्निंग सिम्टम्स हैं इनकी मास्किंग हो जाएगी, और सिर्फ स्वेटिंग रहेगी, क्योंकि स्वेटिंग सीधा एसिटाइलकोलिन मतलब सिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर इमीडिएट कर रहे हैं, तो स्वेटिंग के अलावा और कोई साइन नहीं आएगा। और दूसरा क्या है कि बीटा 2 रिसेप्टर का दूसरा काम क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलिसिस करवाता है, तो ग्लूकोज बिल्कुल ही कम हो जाएगा, तो डिलेड रिकवरी होगी फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया। फिर है, अच्छा ये रह गया, 1 मिनट, ये वाला पेज तो रह ही गया, रुको।
यहाँ से करते हैं कि कोलिनर्जिक और मायस्थेनिया क्राइसिस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एड्रोफोनियम क्यों देते हैं। एड्रोफोनियम भी क्या थी हमारी मतलब एनएन ब्लॉकर है, नहीं हाँ ठीक है, एनएन स्टिम्युलेटर है ये, पैरासिम्पथोमाइमेटिक है। तो मायस्थेनिया ग्रेविस और मायस्थेनिया क्राइसिस क्या होता है, तो जब भी एनएन रिसेप्टर ज़्यादा स्टिमुलेट होंगे तब भी मसल वीकनेस होगी, कम स्टिमुलेट होंगे तब भी मसल वीकनेस होगी। तो इसलिए हम जब एड्रोफोनियम देते हैं तो एसिटाइल कोलिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। तो अगर मतलब क्या था कि इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ ACH है, नहीं हाँ, अगर उसे मायस्थेनिया ग्रेविस था तो वो ठीक हो जाएगा, अगर उसे मायस्थेनिया क्राइसिस था तो उसके सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाएंगे। तो इसलिए हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर ग्लूकोमा में प्रोपेनोलोल नहीं और टीमोलोल क्यों देते हैं, तो दोनों ही बीटा ब्लॉकर होते हैं, लेकिन टीमोलोल क्यों देते हैं, क्योंकि जो प्रोपेनोलोल है ये क्या होता है, ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइज़र होता है, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था। तो मेम्ब्रेन स्टेबलाइज़र है तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स नहीं आएगा, तो इसलिए वो आई को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जबकि टीमोलोल मेम्ब्रेन स्टेबलाइज नहीं करता, तो इसलिए वो कॉर्नियल रिफ्लेक्स को अफेक्ट नहीं करेगा। और दूसरा कि ये मतलब सस्टेन ड्यूरेशन के लिए ये लास्ट करता है। फिर हम क्लोनिडीन की यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन में, क्योंकि वो अल्फा-2 एगोनिस्ट है और अल्फा-2 ब्रेक होता है तो सिम्पैथेटिक सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी और पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो को ये स्टिमुलेट करता है। उसके बाद है कार्डियोजेनिक शॉक में एड्रेनलिन क्यों देते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है कि हार्ट मतलब ठीक तरह पंप नहीं कर पा रहा, तो टिश्यू को ब्लड नहीं मिल रहा, तो एड्रेनलिन हम नहीं देते कार्डियोजेनिक शॉक में। क्यों, क्योंकि एड्रेनलिन सभी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे एक्ट करती है, तो नॉन सिलेक्टिव है, तो बीटा-1 पे भी एक्ट करेगी, बीटा-1 पे एक्ट करेगी तो एरिथमिया हो सकता है, तो हार्ट पहले ही काम नहीं कर रहा, अब बीटा-1 हार्ट को और स्टिमुलेट कर देगा, तो इसलिए हम कार्डियोजेनिक शॉक में नहीं देते। फिर है कि कार्डियोजेनिक शॉक में हम डोपामीन क्यों देते हैं, तो इसमें भी रीज़न सेम ही है। क्यों, क्योंकि डोपामीन का बीटा-2 पे कोई भी एक्शन नहीं होता, तो इसलिए डोपामीन क्या करेगा, बीटा-2 पे तो कोई एक्शन नहीं करेगा, उसके अलावा जो रीनल ब्लड वेसल्स है उन पे एक्ट करेगा और वहाँ पे रीनल वेजोडाइलेशन करेगा, जिसकी वजह से किडनी की इस्कीमिक इंजरी नहीं होगी। दूसरा, अगर हम थोड़ा सा हाई डोज देंगे तो बीटा-1 स्टिमुलेट होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, और फिर बस यही है कि बीटा-2 पे एक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए मतलब बीटा-2 मीडिएटेड वेजोडाइलेशन नहीं होगी। फिर है हाँ फिनॉक्सी बेंजामीन हम फियोसाइटोक्रोमा के पहले क्यों दे, क्या बोल रहे हो। इसमें भी तो हमारा बीटा-1 काम कर रहा है ना, तो एरिथमिया के चांसेस नहीं बढ़ेंगे। नहीं, मेन तो बीटा-2 पे बीटा-2 होता है ना, क्या कहते हैं, बीटा-2 वेजोडाइलेशन है इसका। अच्छा हाँ, बीटा-1 पे है, लेकिन वो इसने कहा ना कि हाई डोज में आएगा बीटा-1, तो मेरे ख्याल तो यही है कि बीटा-2 मीडिएटेड वेजोडाइलेशन नहीं है, और डोपामिन के हाई डोज पे बीटा-1 स्टिमुलेट होगा, नॉर्मली D1 ही स्टिमुलेट होगा, तो क्या पता ये अरिथमिया ना करता हो शायद। उसके बाद है फिनॉक्सीबेंजामीन हम फियोसाइटोक्रोमा से पहले क्यों देते हैं, तो फियोसाइटोक्रोमा क्या है, एड्रिनल मेड्यूला का ट्यूमर है, कैटेकोलमिन्स बढ़ जाते हैं इसमें, तो हमें उन्हें इनहिबिट करना है, तो फिनॉक्सीबेंजामीन का काम ही यही होता है। वो क्या होता है, नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर होता है और इरिवर्सिबल होता है, तो इसलिए हम देते हैं क्योंकि सीवियर हाइपरटेंशन का रिस्क रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जब हम ट्यूमर को हैंडल करेंगे तो एकदम से कैटेकोलमिन्स बढ़ सकता है और हाइपरटेंशन हो सकती है। दूसरा कि जब कैटेकोलमिन्स बढ़ेंगे तो इंटेंस वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, तो एकदम से एक्स्ट्रावेस्कुलर साइट पे ब्लड जा सकता है, जिसकी वजह से ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो जब हमने पहले से फिनॉक्सीबेंजामीन दिया हुआ है वो वेजोडाइलेशन करवा के रहेगा और ब्लड वेसल में ही रहेगा, और बस यही है कि इंजरी नहीं होगी। उसके बाद है कि ट्रेमर्स की ट्रीटमेंट में ये हाँ यहाँ से करना,
कि प्राजोसिन थेरेपी बेड टाइम पे हम स्टार्ट क्यों करते हैं। तो प्राजोसिन क्या था, सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स, और ये वेजोडाइलेशन करता है अल्फा 1 को ब्लॉक करके, और जो ब्लड प्रेशर, हाँ क्योंकि ये वेजोडाइलेशन करता है और वीनोडाइलेशन स्पेसिफिकली करता है, तो हाइपोटेंशन कर देगा, स्पेसिफिकली पोस्टरल हाइपोटेंशन करेगा, जिसकी वजह से फेंटिंग हो सकती है और पेशेंट गिर सकता है। तो इसलिए हम बेड टाइम पे देते हैं ताकि फेंटिंग एपिसोड के लेस रिस्क हो, क्योंकि कोई पोस्टरल हाइपोटेंशन होगी ही नहीं। फिर है ट्रेमर की ट्रीटमेंट में हम प्रोपेनोलोल देते हैं, एटेनोलोल क्यों नहीं देते। तो क्यों नहीं देते, क्योंकि जो प्रोपेनोलोल है ये नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, और जो एटेनोलोल है ये सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है, और जो ट्रेमर्स है वो बीटा 2 की वजह से आ रहा है, जो बीटा 2 मसल स्पिंडल पे होता है। तो इसलिए एटेनोलोल का तो कोई एक्शन ही नहीं है बीटा 2 पे, इसलिए हम नहीं दे सकते। तो हो गया हमारे एक्सप्लेन वाई के क्वेश्चन, नहीं ये बचे, हो गया। फिर रेशनेल में सबसे पहले ट्रोपिकामाइड फॉर फंडोस्कोपी। ट्रोपिकामाइड क्या था, हमने पढ़ा कि ट्रोपिकामाइड M3 रिसेप्टर को M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करेगा तो प्यूपिल की कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, और नहीं एक मिनट रुको, ये हमने ब्लॉकर में पढ़ा, तो हम शुरू से ही पढ़ते हैं। फंडोस्कोपी क्या होता है, रेटाइना की एग्जामिनेशन करना। तो अगर हमें पूरा रेटाइना देखना है तो हमें मिड्रियासिस करवाना पड़ेगा। अगर प्यूपिल डाइलेटेड नहीं है तो सिर्फ हम सेंट्रल पोर्शन देख सकते हैं। तो अगर हमें पूरा रेटाइना देखना है तो हमें मिड्रियासिस करवाना पड़ेगा। सिम्फेथेटिक सिस्टम का काम होता है मियोसिस करवाना, तो हमें सिम्फेथेटिक को ब्लॉक करना है, और उसमें भी हमें M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करना है। तो M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है ट्रोपिकामाइड, तो उसे ब्लॉक करके वो मिड्रियासिस करवा देगा। और तो एडवांटेज यही है कि मिड्रियासिस करवाएगा, जल्दी काम करता है, एंड शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। उसके बाद है ग्लोकोमा में पाइलोकार्पिन क्यों देते हैं। पाइलोकार्पिन क्या था, हमारा सिम्फेथोमाइमेटिक ड्रग था। तो पाइलोकार्पिन प्यूपिल पे होता है, तो इसमें हम शुरू में करते हैं कि एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में कैसे यूज़ होता है। तो एंगल क्लोजर में पाइलोकार्पिन स्फिंक्टर प्यूपिले की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, तो इसकी वजह से जो आइरिस है, आइरिस स्प्रेड कर जाएगा सेंट्रली, और आइरिस और लेंस का कांटेक्ट नहीं होगा। तो जो आइरिस और कॉर्निया के बीच में एंगल था ये वाइडन हो जाएगा, और जो प्यूपिलरी ब्लॉक था वो रिमूव हो जाएगा। तो मतलब इसमें क्या था, एंगल क्लोज था, इसने एंगल को खोल दिया। ठीक है, जैसे ये था, तो नॉर्मल एंगल है ये, और ये क्या करेगा, एंगल को खोल देगा, तो एक्वस ह्यूमर का फ्लो हो जाएगा। ओपन एंगल ग्लूकोमा में ये क्या करता है, सीलियरी मसल की टोन को बढ़ा देगा, और उसकी वजह से आउटफ्लो बढ़ जाएगा, तो जो इंट्राऑक्यूलर टेंशन है वो कम हो जाएगी। फिर क्लोनिडीन इन डायबिटिक डायरिया। तो क्लोनिडीन हमने पढ़ा था क्या था, अल्फा 2 एंटागोनिस्ट है, तो मतलब ये ब्रेक को ख़त्म करता है। तो जो क्लोनिडीन है ये अल्फा 2 को एक्टिवेट करेगा, और ये ACH और नॉर एड्रेनलिन दोनों की रिलीज को इनहिबिट करेगा। और डायबिटिक डायरिया में क्या है, सिम्फेथेटिक न्यूरॉन्स मतलब पहले से डिस्ट्रॉय होते हैं, तो इसलिए क्लोनिडीन मेनली एसिटाइल कोलिन की रिलीज को कम करेगा, तो इसलिए वो डायबिटिक डायरिया में यूज़ होता है। तो GI मोटिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय पैरासिम्फेथेटिक सिस्टम एंड सिम्फेथेटिक सिस्टम। पैरासिम्फेथेटिक सिस्टम मोटिलिटी को बढ़ाता है, सिम्फेथेटिक वाला मोटिलिटी को कम करता है। डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी होती है, तो सिम्फेथेटिक न्यूरॉन्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो पैरासिम्फेथेटिक ओवर एक्टिविटी होगी, जिसकी वजह से डायरिया होगा। तो जब हम अल्फा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे तो दोनों न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज कम हो जाएगी। तो क्योंकि सिम्फेथेटिक पहले से ख़राब है तो पैरासिम्फेथेटिक की कम हो जाएगी, तो डायरिया ठीक हो जाएगा। फिर है एनाफाइलेक्टिक शॉक में एड्रेनलिन क्यों देते हैं। तो हम एड्रेनलिन किस में नहीं देते, कार्डियोजेनिक शॉक में। क्यों नहीं देते, क्योंकि वो बीटा 1 को स्टिमुलेट करके ट्रेमर्स करवा सकता है। लेकिन हम एनाफाइलेक्टिक शॉक में देते हैं। क्यों, क्योंकि एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, इसमें हिस्टामीन और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। एड्रेनलिन क्यों देते हैं, क्योंकि एड्रेनलिन फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होता है हिस्टामीन का। ठीक है, तो हिस्टामीन काम नहीं कर पाएगा। दूसरा,
एड्रेनलिन बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करके ब्रोंको डायलेशन करेगा। तो हिस्टामिन क्या करता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, तो ये ब्रोंको डायलेशन करवा देगा। फिर अल्फा 1 और बीटा 1 पे एक्ट करके ये ब्लड प्रेशर मेंटेन करवाएगा। और तो ये हम फ्लो चार्ट से कर लेते हैं। एड्रेनलिन अल्फा 1 को स्टिमुलेट करेगा, बीटा 1 को करेगा, बीटा 2 को करेगा। अल्फा 1 को करेगा तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इडीमा कम हो जाएगा, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। बीटा 1 को स्टिमुलेट करेगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, बीपी बढ़ जाएगा। बीटा 2 को स्टिमुलेट करेगा, ब्रोंकोडाइलेशन होगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन कम होगी, तो सिम्टम्स की वर्सनिंग विल डिक्रीज। ठीक है, उसके बाद है प्राजोसिन क्यों देते हैं हम बीएचपी में। तो प्राजोसिन क्या था, हमने पढ़ा कि अल्फा 1 ब्लॉकर है। अल्फा 1 किधर होता है, ब्लड वेसल में और ब्लैडर नेक में और प्रोस्टेट में। तो ये क्या करेगा कि अल्फा 1 को ब्लॉक करके ये स्मूथ मसल की टोन को कम कर देगा, जिसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन थी आउटफ्लो ऑफ यूरिन की वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब आजकल हम क्या यूज़ करते हैं, टेम्सुलोसिन, जो कि क्या होता है, सिलेक्टिव अल्फा 1A ब्लॉकर। फिर एम्फेटामीन्स हम ADHD में क्यों देते हैं। ADHD क्या आता है, जिसमें हाइपर एक्टिविटी है, मतलब मोटर एक्टिविटी बढ़ रही है और अटेंशन मेंटेन करना इज़ डिफ़िकल्ट। तो हम जो कैटेकोलामीन्स है वो क्या करते हैं कि वो अटेंशन कंट्रोल में ये यूज़ होते हैं। तो जो एम्फेटामीन है ये क्या है, CNS स्टिमुलेंट ड्रग है। एम्फेटामीन क्या करती है, ये बायोजेनिक अमीन्स को रिलीज़ करवाती है, तो ये नोर एपिनेफ्रिन को रिलीज़ करवाएगी और रिलीज़ करवा के ये अटेंशन स्पैन को इंक्रीज़ करवाएगी और टॉलरेंस डेवलप नहीं होती है। तो इसमें तो बस यही है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं शॉर्ट नोट्स पे, तो मोस्टली इसमें कवर हो ही जाता है। तो सबसे पहले एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हमने पढ़ ली, जैसे एट्रोपिन था, तो हम इसका बस ये पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में तो यही है कि पैरासिम्पथेटिक इनहिबिटर है, ओरली दे सकते हैं हम इसे एट्रोपिन को, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें पता ही है। यूज़ में क्या है, तो ये सारे कौन से काम करेगा, पैरासिम्पथेटिक को इनहिबिट करने वाले। तो मिड्रियासिस करवाएगा, एंटीस्पाज्मोडिक होता है, मोशन सिकनेस में यूज़ होता है, अर्ली मशरूम पॉइजनिंग में होता है, ओवर एक्टिव ब्लैडर में होता है। एडवर्स इफेक्ट भी सारे पैरासिम्पथेटिक वाले हैं। अब ये पैरासिम्पथेटिक में हम शुरू करते हैं। M1 किस में था, GIT में। तो GIT में ये क्या करवाएगा, यूरिनरी रिटेंशन करवा देगा, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग होगी। फिर उसके बाद बाकियों को भी ऐसी करेगा, तो ड्राई माउथ होगा, हॉट स्किन होगी। तो इसमें बस यही है, स्पेशल पॉइंट तो सारे हमने इसमें कवर कर ही लिए। बाकी देख लेते हैं। हायोसिन ट्रांसडर्मल यूज़ करते हैं हम, एट्रोपिन को ब्रेडिकार्डिया में यूज़ करते हैं, प्री एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं, इप्राट्रोपियम टायोट्रोपियम COPD में यूज़ करते हैं, पैरेंजिपिन हम GIT के इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, ऑक्सीब्यूटाइनिन हम ओवर एक्टिव ब्लैडर में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बाकी हम इनके ना एडवर्स इफेक्टिव कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सारे तो रिपीटेड ही है। फाइजोस्टिगमिन और नियोस्टिगमिन क्या था, ये भी पैरासिम्पथेटिक इनहिबिटर है, तो इनके भी जो सारे साइड इफ़ेक्ट है वो यही होंगे कि, एक मिनट, फाइजोस्टिगमिन वगैरह पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेटर है, तो इसलिए ये सबको स्टिमुलेट करके लैक्रिमेशन करेंगे, स्वेटिंग करेंगे, सलाइवेशन करेंगे, ब्लरिंग ऑफ विजन करेंगे, ब्रोंकोस्पाज्म करेंगे, मसल वीकनेस और इरिटेबिलिटी। फिर वही लोल वाले क्या होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, तो ये सिम्पथेटिक एक्टिविटी को ख़त्म करेंगे, तो ये वही ब्रेडिकार्डिया, सेक्सुअल डिस्ट्रेस, नाइटमेयर्स और GI अपसेट। फिर है ये क्या, ये नहीं पढ़ी थी हमने, तो जो वेरिनिसिलिन है, ये एंटी स्मोकिंग ड्रग है, ओरली देते हैं, तो ये निकोटीन रिसेप्टर का एगोनिस्ट होता है, जिसकी वजह से फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट यही है, मूड चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन सुसाइडल थॉट्स ये इंक्रीज़ करता है। फिर बॉटुलिनम टॉक्सिन, हमें पता है कि बॉटुलिनम टॉक्सिन भी क्या करता है, उस किस में यूज़ होता है, ये
सर्जरीज, प्लास्टिक सर्जरीज वगैरह में यूज़ होता है ये, स्ट्रैबिस्मस में यूज़ होता है, टोर्टिकोकॉलिस में यूज़ होता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है? फेस स्वेलिंग, ड्राई माउथ, मसल वीकनेस। एंटीकोलिनर्जिक है तो इन सब के तो वही एडवर्स इफेक्ट लिख देंगे। जोसिन वाले क्या होता है? सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर, तो पोस्टरल हाइपरटेंशन होता है इनका। फिर है टैमसुलोसिन में BHP में देते हैं और इसका साइड इफेक्ट क्या है? डिजीनेस एंड रेट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन। प्रोपेनोलोल सेम बीटा ब्लोकर है। डोपामीन, हाँ डोपामीन का हम देख लेते हैं। डोपामीन का साइड इफेक्ट क्या होता है? नोजिया, वोमिटिंग, टेकिकार्डिया, तो ये उसके बाकी रिसेप्टर की वजह से होगा। ठीक है, दो ब्यूटामीन का भी सेम है। दो ब्यूटामीन का यूज़ किधर होता है? कार्डियक फेलियर में। ठीक है, हमारा थेराप्यूटिक स्टेटस में तो इससे भी सारे शॉर्ट नोट कवर ही हो जाएंगे। सबसे पहले शोक है, तो शोक में जो हमारी दो ब्यूटामीन है, ये फर्स्ट ड्रग है विद ओलिगोयूरिया। तो अगर ओलिगोयूरिया है और शोक है तो डोपामीन। ठीक है, डोपामीन, शोक, ओलिगोयूरिया। और कार्डियोजेनिक शॉक के लिए हम देते हैं दो ब्यूटामीन। एनाफाइलेक्टिक के लिए एड्रेनलिन। तो ये दो ब्यूटामीन का जो रीज़न है वो सेम है एज डोपामीन, क्योंकि सेम रिसेप्टर होते हैं। तो कंपैरिजन क्या है? जो डोपामीन है ये D1 पे एक्ट करेगी और रीनल ब्लड फ्लो को मेंटेन करेगी। जो अल्फा 1 एगोनिस्ट है, जैसे कि नोर एड्रेनलिन वगैरह, वो रीनल वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन करके GFR को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। दो ब्यूटामीन मेनली बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करती है और कार्डियोजेनिक शॉक में हम प्रेफर करते हैं। एड्रेनलिन हम एनाफाइलेक्टिक शॉक में देते हैं। इसके सारे रीज़न तो हमने पढ़ ही लिए। फिर है मिड्रियाटिक, तो मिड्रियाटिक में क्या क्या है? फिनाइल एपिनेफ्रिन है, एट्रोपिन है और ट्रोपिकामाइड है। अडल्ट में ट्रोपिकामाइड इज ड्रग ऑफ चॉइस, चिल्ड्रन में एट्रोपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। और फिनाइल एफ्रीन हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें मिड्रियासिस चाहिए विदाउट साइक्लोप्लीजिया। ठीक है, तो मतलब रिफ्रैक्शन टेस्टिंग इन एल्डरली विदाउट हाइपरटेंशन। फिनाइल एफ्रीन क्या करती है? अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है और मिड्रियासिस करेगी। इधर तो लिखा है विदाउट साइक्लोप्लीजिया। तो फिनाइल एफ्रीन हम, ये तो वही सेम चीज़ें लिखा है। एक मिनट, इधर इन्होंने, हाँ विदाउट हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन में नहीं देते हम। एट्रोपिन हम कब देते हैं? एट्रोपिन भी बच्चों में देते हैं, एडल्ट्स में नहीं देते क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन होती है। तो सारा तो सेम है। ग्लूकोमा में हम एट्रोपिन, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में हम एट्रोपिन नहीं देते। क्यों? क्योंकि एट्रोपिन मिड्रियासिस करती है और एंगल क्लोजर में वो पहले से ही एंगल क्लोज था, तो ये एंगल को बिल्कुल ही बंद कर देगी। तो इसलिए हम क्लोज एंगल ग्लूकोमा में ये नहीं देंगे। फिर टीमोलोल बीटा ब्लोकर है, तो इसलिए किधर गया? हाँ, तो बीटालोल क्या करेगी? एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन को रोकेगी, लेकिन ये प्यूपिल साइज को नहीं करती अफेक्ट। लेकिन जो ये हमारी टीमोलोल है, इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं एस्थमा, एवी ब्लॉक, ब्रेडिकार्डिया, तो हम ये नहीं देते क्योंकि ये बीटा ब्लॉकर है। और बस टीमोलोल क्या ओपन एंगल में सेकेंड लाइन ड्रग है। उसके बाद है ये सारी ग्लूकोमा की ड्रग है, बिटाक्सोलोल, लेटानोप्रोस्ट और पाइलोकार्पिन। ये मोस्टली हम एक्सप्लेन वाई में कर चुके हैं। बिटाक्सोलोल क्या है? लेस इफेक्टिव है क्योंकि ये कार्डियो सिलेक्टिव होता है, तो हमें एस्थमा और डायबिटीज़ के पेशेंट में देते हैं। और मायोटिक्स क्या करते हैं कि एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को बढ़ाते हैं, लेकिन आजकल नहीं देते क्योंकि ये डिम लाइट में विजन चेंज करते हैं, मायोपिया कर सकते हैं, हेडेक करते हैं, शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। ठीक है, तो बस यही है। हाँ, ये वाला इम्पोर्टेंट है, एसिटाजोलामाइड इन ग्लूकोमा। एसिटाजोलामाइड क्या होता है? हमारा डायूरेटिक होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। ये हम शॉर्ट टर्म कंट्रोल के लिए देते हैं। तो ये तो वही लेटानोप्रोस्टिया भी, तो लेटानोप्रोस्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ग्लूकोमा। प्रोस्टाग्लैंडिन हमने पढ़ा था एक्सप्लेन वाई में। क्यों? एफिकेसी बढ़िया है, लॉन्ग एक्टिंग है, लेस सिस्टमिक इफेक्ट्स है। और बाकी हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर पे करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये हम क्यों मतलब देते हैं शॉर्ट टर्म इंडिकेशन के लिए,
डायूरेटिक होता है, लेकिन सिस्टमिक एडवर्स इफेक्ट है, जैसे कि हाइपोकैलीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और पैरास्थीसिया। फिर है ओपी पॉइजनिंग। ओपी पॉइजनिंग में ये ऑक्साइम्स वगैरह है, तो कार्बामेट पॉइजनिंग में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये सब कुछ तो वही है, रिपीटेड है। टामसुलोसिन वगैरह, फिनेस्ट्राइड भी वही है, और सेम मतलब सिलेक्टिव ब्लोकर है। हाँ, फिनेस्ट्राइड क्या है, ये तो क्या करते थे, सिम्टम्स को कम करते हैं। फिनेस्ट्राइड क्या करता है, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है, तो ये टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी नहीं बनने देगा, तो प्रोस्टेट की ग्रोथ ही नहीं होगी। फिर है टैक्रीन, ये हमने नहीं पढ़ा था। तो टैक्रीन क्या है, सेरिब्रो सिलेक्टिव, सिर्फ ब्रेन में एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को इनहिबिट करेगा, तो एल्जाइमर में यूज़ होता है, लेकिन प्रेफर नहीं करते क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन है और हिपैटोटॉक्सिक है। ये फर्स्ट ड्रग है, इसे हम कैसे याद रखते हैं, डॉक्टर गोविंद ड्रग्स। तो डोनेपेजिल, रिवास्टिगमीन और गैलेंटामीन, ये फर्स्ट ड्रग है फॉर एल्जाइमर। ठीक है, फिर है हाँ एज अ नेजल, ये विड्रॉन ही हो चुकी है, कौन सी, फिनाइल प्रोपेनोलामीन। ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करके नेजल कंजेशन ठीक करती है, लेकिन ये हेमरेज कर सकती थी और साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस कर सकती थी। तो एज अ नेजल ड्रॉप हम क्या यूज़ करते हैं, एफेड्रिन और सूडो एफेड्रिन। एफेड्रिन सीएनएस एडवर्स इफेक्ट कर सकते हैं, बीपी बढ़ा सकती है, और ये एडवर्स इफेक्ट सूडो एफेड्रिन में कम है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सूडो एफेड्रिन को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि सीएनएस एडवर्स इफेक्ट कम है और बीपी में ज़्यादा राइज नहीं आता। फिर है, ये तो इतना नहीं है कोई इम्पोर्टेंट। हाँ, थेरापेटिक स्टेटस क्या है एसिटाइल कोलिन का, तो एसिटाइल कोलिन मस्करिनिक निकोटिनिक दोनों में एक्ट करता है, और इसके मल्टीपल एडवर्स इफेक्ट होते हैं। ये रैपिडली हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, इसलिए शॉर्ट एक्टिंग होता है, तो कॉमनली हम इसे यूज़ नहीं करते। एसिटाइल कोलिन को हम यूज़ कब करते हैं, ऑपरेशन में मियोसिस करवाने के लिए, बस। फिर है ड्रग ट्रीटमेंट। तो ड्रग ट्रीटमेंट ग्लूकोमा की क्या है, ग्लूकोमा में अगर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है, तो हमारा थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कंट्रोल करें जब तक सर्जरी नहीं होती। तो इस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या एक डायूरेटिक यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ मैनिटोल। फिर पाइलोकार्पिन और एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड भी क्या है, डायूरेटिक है, तो 2 डायूरेटिक यूज़ की, मैनिटोल और एसिटाजोलामाइड, और स्पेसिफिक ड्रग क्या यूज़ की, पाइलोकार्पिन। मीडियाट्रिक्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्योंकि वो और एंगल को क्लोज कर देगी। और अगर प्राइमरी ओपन एंगल है तो उसमें भी हमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कंट्रोल करना है और विजुअल डैमेज को प्रिवेंट करता है, तो उसमें हम लेटेनोप्रोस देते हैं। बाकी बीटा ब्लोकर्स आर ऑल्टरनेटिव। हाँ, और इसको देने के लिए जो मीडियल एंड है लोअर आईलिड का, उसे हम प्रेस करके रखते हैं ताकि कॉर्निया के साथ कॉन्टैक्ट टाइम बढ़े। एनाफाइलेक्टिक शॉक में हम एड्रेनलिन देते हैं। थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव क्या था, इमीडिएटली resuscitate the patient for maintenance of circulatory and airway function। एड्रेनलिन दिया, स्टीरॉयड दिया, हाइड्रोकोर्टिसोन और डाइफिनाइल हाइड्रामीन। ठीक है, हाइपोवॉलीमिक शॉक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन देंगे, फिर नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट देंगे, फिर रिपीट करेंगे। और कार्डियोजेनिक शॉक है तो हाँ, ये तो हमारा बेसिक मैनेजमेंट। कार्डियोजेनिक है तो डोब्यूटामिन देंगे, सेप्टिक शॉक है तो एंटीबैक्टीरियल्स देंगे, सेफ्ट्राएक्सोन और वेंकोमाइसिन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एएनएस। और करना है क्या अभी, बताओ, सीवीएस करना, कोई छोटी यूनिट ले लें, कौन सा वाली करोगे, सीवीएस है, सीएनएस है, कोर्स पेपर। मैं इंडेक्स छोटी रेस्पिरेशन नहीं था छोट उसमें, फर्स्ट में 1 में है रेस्पिरेशन, देखने दो, मैं देखती हूँ, मैंने ग्रुप पे भेजा था क्या क्या है। हाँ, रेस्पी है पेपर 1 में, किडनी और रेस्पी में कुछ कर लेते हैं, छोटे हैं ये, पहले किडनी कर लेते फिर रेस्पी कर लेते हैं। 146।
तो इसमें एक ही क्लासिफिकेशन है डायूरेटिक्स की। तो डायूरेटिक्स जो पीसीटी जो सभी पे एक्ट करते हैं वो होता है हमारा मैनिटोल। फिर जो पीसीटी पे एक्ट करता है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है, वो सारे एंड करते हैं जोलामाइड में, एसिटाजोलामाइड मेन है। फिर जो लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करता है वो है लूप डायूरेटिक्स, जिसमें आते हैं हमारे फ्यूरोसेमाइड, टोरसेमाइड और ब्यूमेटानाइड। अब इन्होंने ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स लूप ऑफ हेनले पे लिखा है, लेकिन ये सभी पे एक्ट करता है मैनिटोल। फिर डीसीटी पे एक्ट करते हैं थायाजाइड और थायाजाइड लाइक। तो थायाजाइड में आता है मीथायाजाइड, बेनथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। थायाजाइड लाइक याद हो तो कर लेना, वैसा कुछ है नहीं इसमें, मेटाजोलोन। तो ये ऐसी है। फिर जो कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करते हैं इसे हम पोटेशियम स्पियरिंग भी कहते हैं। तो ये दो है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट और सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में आता है स्पाइरोनोलेक्टोन और एप्रेनोनोन, और सोडियम चैनल ब्लॉकर में आता है अमीलोराइड और ट्राई एम्टीरीन। तो है कि लूप डायूरेटिक्स को हम हाई सीलिंग डायूरेटिक्स क्यों कहते हैं। डायूरेटिक्स क्या करते हैं, डायूरेटिक्स का काम क्या है, सोडियम और वाटर दोनों की एक्सक्रीशन करवाना। लूप डायूरेटिक्स क्या करेगा, लूप ऑफ हेनले की थिक असेंडिंग लिंब में सोडियम पोटेशियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को इनहिबिट कर देगा। हाई सीलिंग क्यों कहते हैं इन्हें, सबसे पहला रीज़न ये है कि जो भी शुरू में GFR मतलब शुरू में 70% जो मान लो कि सोडियम सारा फिल्टर हो गया, उसमें से 70% सोडियम पीसीटी में रीएब्जॉर्ब हो जाता है और 20% लूप ऑफ हेनले में रीएब्जॉर्ब होता है, और डीसीटी और बाकी पोर्शन में थोड़ा सा बस 5% रीएब्जॉर्ब होता है। तो इसलिए प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे जो भी डायूरेटिक एक्शन है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि वो 65% सोडियम रीएब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि मतलब मोस्ट ऑफ द अनएब्जॉर्ब्ड सोडियम लूप ऑफ हेनले में रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे एक्ट करते हैं वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस करते हैं, इसलिए वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा एफिकेशियस कौन से होते हैं, जो लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करते हैं। तो उसके बाद है हाँ कि इनका स्टीप डोज रिस्पॉन्स कर्व है, तो थोड़ा सा हम डोज बढ़ाएंगे तो ये अप टू 40% सोडियम को वो कर देंगे, फिल्टर कर देंगे। तो जो डायूरेटिक्स डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करते हैं उनकी लो एफिकेसी की होती है, क्योंकि उनका मेजर रोल ही नहीं होता सोडियम रीएब्जॉर्प्शन पे। तो इसका मेन रीज़न यही है कि 25% सोडियम को रीएब्जॉर्ब होता है लूप ऑफ हेनले में, मोस्टली प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में होता है, लेकिन वो इतना एफिकेशियस नहीं होता। फिर है कि हाई सीलिंग डायूरेटिक और अमाइनोग्लाइकोसाइड को इकट्ठे क्यों नहीं देते। जो लूप डायूरेटिक्स है ये ओटोटॉक्सिसिटी करते हैं, विच मैनिफेस्ट एज टिनिटस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, डेफनेस, वर्टिगो और सेंस ऑफ फुलनेस इन एयर। तो लूप देखो, जो कान में हम बालियाँ डालते हैं वो लूप होती है ना, तो इसलिए लूप डायूरेटिक्स कान की सारी बीमारियाँ करते हैं, ओटोटॉक्सिसिटी करते हैं। और इसका हाँ ईयर में भी ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड चैनल को इनहिबिट कर देंगे, जो कि एंडोलिम्फ बनाता है, तो एंडोलिम्फ नहीं बनता, और ये रिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल नहीं होता। तो जो ओटोटॉक्सिसिटी है ये मेनली कब होती है, जब हम आईवी दे इसे, और ओरली देने में ये सबसे लीस्ट होती है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स भी ओटोटॉक्सिसिटी करते हैं, और अमाइनोग्लाइकोसाइड वाली जो ओटोटॉक्सिसिटी है वो इरिवर्सिबल होती है। इसलिए जब हम इन दोनों को इकट्ठे देंगे तो साइनर्जिज्म होगा और एकदम से ओटोटॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसलिए हम सिर्फ इनके साथ नहीं देते अमाइनोग्लाइकोसाइड में। अमाइनोग्लाइकोसाइड में क्या आता है, सिफेलोस्पोरिन वगैरह। फिर है कि हम फ्यूरोसेमाइड की आईवी एडमिनिस्ट्रेशन जब देते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर का सिम्टम्स कैसे रिलीव हो जाते हैं। तो जो आईवी हमने फ्यूरोसेमाइड दिया, एक तो इसने लूप ऑफ हेनले पे अपना काम करके डायूरेसिस करवाया, जो कि डिलेड होता है। इससे पहले क्या हो जाता है कि फ्यूरोसेमाइड प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज़ करवाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवाएंगे, वीनोडाइलेशन करवाएंगे, जिसकी वजह से प्रीलोड कम हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेशर कम हो जाएगा, तो जो फ्लूइड है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा, तो डिस्निया की इमीडिएट रिलीफ मिल जाती है। ठीक है, तो फ्यूरोसेमाइड क्या करवाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज़ करवाएंगे।
फिर है प्रोबेनिसिड हम क्यों नहीं देते इन पेशेंट टेकिंग फ्यूरोसेमाइड या थायराइड डायूरेटिक्स। ठीक है, तो प्रोबेनिसिड क्या होता है वैसे, यूरिकोज यूरिक ड्रग होता है, तो यूरिक एसिड की उसको ये बढ़ाता है, एक्सक्रीशन को गाउट में यूज़ करते हैं। तो जो हमारे डायूरेटिक्स हैं, थायराइड और लूप डायूरेटिक्स, ये नेफ्रॉन में एंटर करते हैं बाय ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इनका। अब ये नेफ्रॉन में एंटर करके साइट ऑफ एक्शन में जाएंगे और फिर ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करेंगे ल्यूमिनल साइट पे। और जो प्रोबेनिसिड है ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं इनका ट्रांसपोर्ट, तो इसलिए प्रोबेनिसिड लूप डायूरेटिक्स की सिक्रीशन को कम करेगा और उनकी एफिकेसी को कम कर देगा। ये भी काफ़ी पूछता है क्वेश्चन। तो यही है कि सेम ट्रांसपोर्टर है दोनों का, और प्रोबेनिसिड कॉम्पिटिटिवली उसे इनहिबिट कर देता है। तो वह इसमें है फ्यूरोसेमाइड और इंडोमिथासिन और इब्यूप्रोफेन के इंटरेक्शन। इंडोमिथासिन और इब्यूप्रोफेन क्या होता है, एनसेड्स होते हैं। तो लूप डायूरेटिक्स क्या करते हैं, ये COX-2 एंजाइम के इंड्यूसर होते हैं जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन बनाएंगे, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये सोल ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करते हैं, तो इसलिए मतलब ये, चलो ये तो छोड़ो। फिर है प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, रीनल आर्टीरियोलर डायलेशन करेंगे जिसकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। और जो लूप डायरेटिक्स है ये ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक भी इनहिबिट करेंगे बाय इनहिबिटिंग द सोल ट्रांसपोर्ट, तो इसलिए मैक्युला डेंसा सोडियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो अगर सोडियम ज़्यादा भी हो जाएगा कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म काम नहीं करेंगे और GFR कम नहीं होगा। और फिर क्या है कि जब हम एनसेड्स देंगे तो वो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करेंगे और वो लूप डायूरेटिक के एक्शन को इनहिबिट करेंगे बाय रिड्यूसिंग द प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इसमें क्या ही था कि बस यही था, जो लूप डायूरेटिक्स है वो COX-2 एंजाइम के एक्सप्रेशन को इंड्यूस करते हैं। फिर है कि रीनल फेलियर में हम फ्यूरोसेमाइड देते हैं और थायराइड क्यों नहीं देते, ये रीज़न। तो हाँ, किसमें, रीनल फेलियर में। तो रीनल फेलियर में क्या है कि जो फंक्शनल नेफ्रॉन्स है वो कम हो गए हैं, तो इसलिए सोडियम क्लोराइड और फ्लूइड की फिल्ट्रेशन कम होती है, तो इसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन भी कम होगी। तो इसलिए अब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में अगर सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन कम हो रही है तो डिस्टल ट्यूब्यूल में ज़्यादा सोडियम जाएगा, तो इसलिए क्या होगा कि मतलब एक मिनट, दिस डिफरेंस कैन एक्सप्लेन द रिटेन्ड एफिकेसी ऑफ लूप डायूरेटिक्स। एक मिनट, इसका मतलब पता है किसी को क्या है? Decrease lead to greater delivery। चलिए वाला क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, ये मुझे इसका मतलब नहीं समझ आया। उसके बाद आता है हम मैनिटोल। हाँ, इसका क्या है कि हम मैनिटोल इम्पेंडिंग रीनल फेलियर में देते हैं, अक्यूट रीनल फेलियर में नहीं देते। मैनिटोल क्या आता है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, तो ये सभी टिश्यूज़ में से वाटर ले लेगा और प्लाज्मा वॉल्यूम को बढ़ा देगा, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, तो GFR बढ़ जाएगा। तो जो इम्पेंडिंग रीनल फेलियर है ना, इसमें GFR मान लो 50% हो जाता है, तो अगर प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ रही है तो GFR ये नॉर्मल कर देगा, और ज़्यादा ब्लड आएगा किडनी में। और अगर कंप्लीटली रीनल फेलियर है उसमें तो GFR बिल्कुल ही कम हो गया, तो इतना ब्लड आ जाएगा कि वो फिल्टर नहीं कर पाएगा, तो कंजेशन हो जाएगी, तो पल्मोनरी एडिमा वाले सिम्टम्स आते हैं। तो इसलिए हम इसे इम्पेंडिंग रीनल फेलियर में देते हैं, कंप्लीट रीनल फेलियर में हम नहीं देते। फिर है कि हाँ, अब ये तो हमने कर ही लिया कि लूपोफिन लिपेक्ट करने वाले सबसे ज़्यादा एफिकेसियस क्यों होते हैं। हाँ, फिर है वाई शुड एन इंडिविजुअल ऑन लूप डायरेटिक थेरेपी शुड बी पुट ऑन सोल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट। जो लूप डायरेटिक है इनकी टी हाफ लाइफ काफ़ी कम होती है, तो इनका जो डोजिंग इंटरवल है ये काफ़ी छोटा होता है। तो फिर जब कॉन्सेंट्रेशन कम होती है लूप डायरेटिक्स की, तो नेफ्रॉन्स जल्दी जल्दी सोडियम को एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे,
तो इसलिए हमने क्या किया कि सोडियम लो ही ना कि, तो इसलिए अगर सोडियम आ ही नहीं रहा बॉडी में तो पोस्ट डायूरेटिक सोडियम रिटेंशन नहीं होगी। फिर एसिटाजोलामाइड का एक्शन सेल्फ लिमिटिंग की होता है, ये हमने कर लिया क्योंकि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवाता है, तो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म चलेंगे, तो इसलिए बाइकार्बोनेट की फिल्ट्रेशन खुद ही कम हो जाएगी। फिर है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स हम रीनल फेलियर में क्यों नहीं देते। नॉर्मली जो अमोनिया है ये लिवर में यूरिया बन के डिटॉक्सीफाई हो जाता है, लिवर फेलियर में ये होगा नहीं, तो किडनी का काम होता है अमोनिया को एक्सक्रीट करना, तो वो ये काम कैसे करेंगे, अमोनिया से अमोनियम आयन बनाएंगे और अमोनियम आयन अब एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। लेकिन जब हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर दे दिया तो यूरिनरी पीएच बढ़ गया, तो फ्री H+ अवेलेबल नहीं है और NH3 अब NH4+ नहीं बन पाएगा, तो अमोनिया बढ़ जाएगा, तो हिपैटिक कोमा का रिस्क बढ़ जाएगा। फिर है डेस्मोप्रेसिन। तो डेस्मोप्रेसिन क्या होता है, ये वेजोप्रेसिन जैसा होता है, वेजोप्रेसिन का एनालॉग होता है, तो इसे हम हीमोफीलिया और वोन विलिब्रेंट डिसीज में क्यों देते हैं, क्योंकि ये दोनों कोएगुलेशन डिसऑर्डर होते हैं। हीमोफीलिया में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, वोन विलिब्रेंट डिजीज़ में वोन विलिब्रेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है। तो क्या होगा कि डेस्मोप्रेसिन और वेजोप्रेसिन दोनों क्या करेंगे, V2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे। V2 रिसेप्टर एक्टिवेट होके यूरिन का आउटफ्लो कम करेंगे और एंडोथीलियम से वोन विलिब्रेंट फैक्टर और फैक्टर 8 को रिलीज़ करवाएंगे। तो इसमें यही है कि ये सर्कुलेटिंग लेवल बढ़ा देंगे इनके, तो वो ट्रीट हो सकता है। और डेस्मोप्रेसिन क्यों देते हैं वेसोप्रेसिन के ऊपर, क्योंकि वेसोप्रेसिन V1 से वेसोकंस्ट्रिक्शन भी करवाएगा, जबकि डेस्मोप्रेसिन ऐसा कुछ नहीं कराएगा। फिर डायबिटीज़ इंसिपिडस में थायराइड क्यों देते हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या आता है, ADH से रेजिस्टेंस है, और जो फिजियोलॉजिकली ADH क्या करती है, V2 रिसेप्टर पे एक्ट करके और CAMP की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगी, और मतलब क्या का CAMP बढ़ेगा तो एक्वापोरिन 2 का एक्सप्रेशन बढ़ेगा और वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। अब जब ADH का काम ख़त्म हो जाता है, CAMP फॉस्फोडाइएस्टरेज से टूट के ख़त्म हो जाएगा। अब अगर हमने थायराइड दिया, थायराइड एक तो फॉस्फोडाइएस्टरेज को इनहिबिट करेगा, तो CAMP बढ़ जाएगा, एक्वापोरिन का एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा, वाटर की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। थायराइड नाइट्रियूरेसिस करेगा तो प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगी, एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। फिर डिस्टल ट्यूब्यूल में सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन विल बी इनहिबिटेड, तो इसलिए यूरिन विल बिकम हाइपरटोनिक और हाइपरनेट्रीमिया का रिस्क कम हो जाएगा, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, थर्स्ट कम हो जाएगी, वाटर इनटेक कम हो जाएगा, तो पोल्यूरिया कम हो जाएगा। तो इसमें यही चीज़ लिखी हुई है। फिर हमारे शॉर्ट नोट में सबसे पहले है फ्यूरोसमाइड, ये सारे लूप डायूरेटिक्स है, इनके बारे में हमने पढ़ ही लिया। लूप डायूरेटिक्स के यूज़ हम कैसे याद रखते हैं भाई, गेम, ग्लोकोमा, G से ग्लोकोमा, A से अक्यूट पल्मोनरी इडीमा, M से क्या था, नहीं चलो मैं भूल गई क्या था, इडीमा में होता है हाइपर, क्या था, माउंटेन सिकनेस, क्या E से एपिलेप्सी, ठीक है, तो माउंटेन सिकनेस और एपिलेप्सी, तो बस ये हो गया। फिर एडवर्स इफेक्ट इनका वही है, हाइपोकैलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। हाइपरग्लाइसीमिया करता है तो डायबिटीज़ मेलाइटिस में नहीं देते, हाइपर यूरिसीमिया करता है तो गाउट में नहीं देते, डिस्लिपिडीमिया करता है, हियरिंग लॉस, ओटोटॉक्सिक होता है। फ्यूरोसमाइड वेजोडाइलेटरी भी होता है, तो इसलिए पल्मोनरी एडीमा और वेंट्रिकुलर फेलियर में दे सकते हैं। ब्यूमेटानाइड मैक्सिमम पोटेंसी होती है, कोई पूछता नहीं है ये। एथाक्राइनिक एसिड इज हाईली ओटोटॉक्सिक, और टोरसेमाइड की लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ होती है। ये आएगा नहीं वैसे इतनी भी चीज़ें। फिर है थायाजाइड से, थायाजाइड आर वेल एब्जॉर्ब्ड, ओरली देते हैं, ये भी हम ओरली देते हैं।
अच्छा, इमरजेंसी में हम जो लूप डायरेटिक्स है ये पैरेंटरली देते हैं। काम हमें पता है। इनका क्या है एक्शन? हाइपरटेंशन में ड्रग ऑफ चॉइस होता है थायराइड। उसके बाद है डायबिटीज इंसिपिडस में देते हैं। हाइपर कैल्सीयूरिया में इसे देते हैं। लूप को नहीं देते बिकॉज लूप लूजेस कैल्शियम, तो वो बढ़ाएगा स्टोन्स को। ऑस्टियोपोरोसिस में भी थायराइड देते हैं। फिर है हाइपोकैलीमिया, इसका भी सेम है, बस कैल्शियम वाला उल्टा होगा उससे। ये भी हियरिंग लॉस करवाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन करवाता है थायराइड। बस। फिर स्पाइरोनोलेक्टिन जो कि पोटेशियम स्पेयरिंग होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पता है, ये भी ओरली दे सकते हैं। हाँ, यूज़ क्या है? हम थायराइड और लूप के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में देते हैं, हाइपरटेंशन में दे सकते हैं। स्पाइरोनोलेक्टोन हम हिर्सुटिज्म में देते हैं। ठीक है, तो ये डिस्को ड्रग है। तो डिस्को ड्रग क्या करते हैं? गायनेकोमेस्टिया। स्पाइरोनोलेक्टोन तो उसका अलग सा साइड इफेक्ट होगा, बाकी सारे सेम है। एग्रीगेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर करवाते हैं स्पाइरोनोलेक्टोन वगैरह। हाँ, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट इकलौते ऐसे हैं जो कि इंटरस्टिशियल साइट सेक करते हैं, बाकी सारे ल्यूमिनल साइट सेक करते हैं। मैनिटोल ऑस्मोटिक डायरेटिक से हमने कर ही लिया, कॉन्ट्राइंडिकेशंस कर ली। मैनिटोल का साइड इफेक्ट क्या होता है? हेडेक करता है। और ऑस्मोटिक उसका काम ऑस्मोटिक डायरिया करता है। बचा हमारा एसिटाजोलामाइड। जोलामाइड क्या होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। अच्छा नहीं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर का काम होता है गेम वाला, छोड़ो। अच्छा, लूप का अलग था। कार्बोनिक एनहाइड्रेस का है गेम, ग्लूकोमा, एल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन, माउंटेन सिकनेस और एपिलेप्सी। बस। उसके बाद है थेरेप्यूटिक स्टेटस। तो ये सब कुछ सेम ही है, इसमें कुछ अलग तो होता नहीं। जो अलग है वो कर लिया था। फुरोसमाइड कर लिया, डायरेटिक कर लिया, डायबिटीज इंसिपिडस वाला हमने पढ़ लिया क्या होता है। तो बस हो गया, किडनी में तो यही है। अब क्या करना? मिसलेनियस करना। हाँ, मिसलेनियस कर लेते हैं। ठीक। इसमें है नहीं लेकिन ना, इस बुक में नहीं, वो वाले सारे मिसलेनियस नहीं है इसमें। इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटर साथ में है। मतलब बुक में तो काफ़ी ज़्यादा थे, एंटी ओबेसिटी वाला था, स्मोकिंग वाला था। इसमें वो सारे नहीं है। इसमें इम्यूनोसप्रेसेंट है, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट है, तो कर ही लेते हैं। ये भी पेपर 1 में ही है ना? कहते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट भी। तो इम्यूनोसप्रेसेंट में सबसे पहले है हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मतलब स्टीरॉइड्स। तो उसमें आता है हमारा प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन और डेफ्लाज़ाकोट। तो उसके बाद है जो कि कैल्सीन्यूरिन पाथवे को अफेक्ट करेंगी। तो इसमें हम कर सकते हैं कैल्सीन्यूरिन को जो इनहिबिट करेगी, फिर जो IL-2 रिसेप्टर को इनहिबिट करेगी, फिर जो mTOR को इनहिबिट करेगी। ठीक है, कैल्सीन्यूरिन इनहिबिटर में आता है साइक्लोस्पोरिन, IL-2 रिसेप्टर इनहिबिटर में आता है डेक्लीजुमैब, और mTOR इनहिबिटर में आता है सिरोलिमस। लिमस वाले हैं, ये याद हो तो कर लेना, मुझे तो आज तक नहीं हुआ। एंटी प्रोलिफरेटिव एजेंट्स में आते हैं हमारे एंटी मेटाबोलाइट्स और साइटोटॉक्सिक एजेंट। एंटी मेटाबोलाइट में एंटी मेटाबोलाइट में फोलेट एंटागोनिस्ट होते हैं मेथोट्रेक्सेट। प्यूरिन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है अजाथियोप्रीन, और पिरिमिडीन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है लेफ्लुनोमाइड। साइटोटॉक्सिक में आता है साइक्लोफोस्फामाइड। फिर हमारे बायोलॉजिकल एजेंट्स में है अल्फा एंटागोनिस्ट, अडालीम्यूमैब। हाँ, इसमें इन्फ्लिक्सीमैब याद कर लेना क्योंकि ये टीबी में नहीं देते। अल्फा एंटागोनिस्ट। IL-1 एंटागोनिस्ट होता है एनाकिनरा। IL-6 एंटागोनिस्ट होता है टोसिलीजुमैब। ये हम उसमें भी देते हैं, किसमें देते हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देते हैं। फिर है को स्टिमुलेशन इनहिबिटर, ये भी हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देते हैं। तो सारी ऑटो इम्यून में दे ही सकते हैं हम इसे। टासेप्ट वाले है को स्टिमुलेशन इनहिबिटर, अबाटासेप्ट और बेलाटासेप्ट। फिर है एंटी CD3 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो ये है म्यूरोमोनाब CD3। बाकी मिसलेनियस है।
तो इम्यूनोसप्रेसेंट में सबसे पहले ग्लूकोकोर्टिकोइड तो याद रहेगा, फिर कैल्सिन्यूरिन पाथवे को इफेक्ट करने वाले, फिर एंटी प्रोलिफरेटिव और बायोलॉजिकल। एंटी प्रोलिफरेटिव में एंटी मेटाबोलाइट और साइटोटॉक्सिक, एंटी मेटाबोलाइट्स में फोलेट एंटागोनिस्ट, प्यूरीन इनहिबिटर, पेरिमिडीन इनहिबिटर। बायोलॉजिकल एजेंट में अल्फा एंटागोनिस्ट, IL-1 एंटागोनिस्ट, IL-6 एंटागोनिस्ट, को स्टिमुलेशन इनहिबिटर, एंटी CD3 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, ये हो गया हमारे इम्यूनो मोड्यूलेटर्स। फिर एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। इसमें एक तो होता है कि अगर हम बाहर से करें तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन आएगी, तो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ा के उसका सेल डेथ हो सकती है। तो एक होता है जो सेल की मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ाए। मेम्ब्रेन के अंदर आए तो प्रोटोप्लाज्म था, तो उसकी ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, और उसके अंदर प्रोटीन्स है जिसकी डीनेचरेशन करवा सकते हैं। सबसे पहले है मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ाने वाले। परमिएबिलिटी बढ़ाने में हमारे आते हैं बाइगुआनाइट्स। तो सबसे पहले डाइस ही करते हैं, हमने जो भी माइक्रो के प्रैक्टिकल पढ़े उसमें हम डाइस डालते थे परमिएबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो उसमें आता है जेंशियन वॉयलेट। ठीक है, डिटर्जेंट का भी यही है, डिटर्जेंट को हम बार बार घिसते रहते हैं तो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, सेट्रीमाइड। फिर है बाइगुआनाइट्स होते हैं और मेटेलिक सोल्ट होती है। मेटेलिक सोल्ट में सिल्वर की सोल्ट है, सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर सल्फाडाइसिन है। उसके बाद है प्रोटोप्लाज्म आया अंदर, उसकी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। फिर हेलोजन, हेलोजन में आयोडीन के हो सकते हैं, क्लोरीन के हो सकते हैं। आयोडीन में टिंक्चर आयोडीन, पोविडोन आयोडीन, और क्लोरीन में सिंपल क्लोरीन या फिर क्लोरोफोर्स। क्लोरोफोर्स में आते हैं ब्लीचिंग पाउडर। फिर है जो प्रोटीन की डीनेचर करे, उसमें आता है एल्कोहल, एल्डिहाइड और एसिड। एल्कोहल में इथेनॉल, फिनॉल, इथेनॉल और आइसोप्रोपेनोल जो होते हैं सारे सैनिटाइजर में। एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लूटर एल्डिहाइड, एसिड में बोरिक एसिड। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चंस पे एक्सप्लेन वाई। तो सबसे पहले है कि आर्सेनिक पॉइजनिंग में हम ब्रिटिश एंटील्यूसाइड क्यों देते हैं। ब्रिटिश एंटील्यूसाइड का नाम है डाइमर काप्रोल, याद नहीं होगा वैसे तो कर लेना। तो जो बाल होता है इसमें क्या होता है, एसएच ग्रुप होते हैं। इस एसएच ग्रुप की वजह से हैवी मेटल के साथ ये चिलेशन कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो ये क्या एक चिलेटिंग एजेंट है। हैवी मेटल के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के हैवी मेटल की पॉइजनिंग को रिवर्स कर देता है। तो सिंस द डिसोसिएशन ऑफ डाइमरकैप्रोल मेटल कॉम्प्लेक्स एंड ऑक्सीडेशन ऑफ डाइमरकैप्रोल कैन अकर, मतलब कि जो ब्रिटिश एंटील्यूसाइड है इसने मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स तो बना लिया, लेकिन ये डिसोसिएट भी हो सकता है। तो इसलिए जो हम डोज एडमिनिस्टर करते हैं वो इतना करना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन हो, तो हाई प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन रहे। और जो बाल है इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर रिड्यूसिंग द टॉक्सिसिटी कॉज बाय आर्सेनिक, बिस्मथ एंड मरकरी। तो बाल, बी से बिस्मथ और बी पे अपैरेटस में क्या होता है मरकरी, ए से आर्सेनिक, एल से लेड। और बाल के बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं, तो एक्सेसिव प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इज अवॉइडेड, और क्रॉनिक एक्सपोजर में हम इसे यूज़ नहीं करते। आयरन और कैडमियम पॉइजनिंग में क्यों नहीं देते, क्योंकि जो उनके साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो इंडिविजुअल टॉक्सिसिटी से भी ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो इसलिए कंडीशन में वर्सन। फिर है मर्क्यूरिक पॉइजनिंग में हम EDTA क्यों नहीं देते, कैल्शियम सोल्ट ऑफ EDTA क्यों नहीं देते, क्योंकि जो EDTA है इसका जो रेडियो एक्टिव मेटल्स या जो जिंक कैडमियम है इनसे एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो क्या करते हैं, वो कैल्शियम को एक्सचेंज करते हैं और मतलब इसको बाहर बॉडी से निकाल लेगा। लेकिन अगर मर्करी पॉइजनिंग है तो वो मर्करी जो होती है वो बॉडी टिश्यू से फॉर्मली बाउंड होती है, तो वो चिलेट नहीं हो सकती। और दूसरा कि मतलब जिस जगह पे मर्करी कॉन्सेंट्रेट होती है हमारी बॉडी में उस जगह पे EDTA जाता ही नहीं है। तीसरा है जब हम BAL की थेरेपी देते हैं या डाइमरकैप्रोल की थेरेपी देते हैं तो हम यूरिन को एल्केनाइज क्यों करते हैं, क्योंकि अगर एसिडिक यूरिन है तो जो BAL है ये डिसोसिएट हो जाएगा जल्दी और मेटल को रिलीज़ कर देगा।
और रीनल टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो इसलिए हम एल्कलीन मीडियम रखते हैं ताकि वो डिसोसिएट ना हो। फिर हम आते हैं शॉर्ट नोट पे। तो पहला हमारा साइक्लोस्पोरिन या टेक्रोलिस्मस, ये क्या है, इम्यूनोसप्रेसेंट है। तो साइक्लोस्पोरिन किधर था, साइक्लोस्पोरिन था हमारा ड्रग इफेक्टिंग कैल्सिन्यूरिन पाथवे में, ठीक है। तो ओरली देते हैं हम, माइक्रोसोमल एंजाइम से मेटाबोलाइज होता है तो इसकी ड्रग इंटरेक्शन काफ़ी होगी। और ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनहिबिट द एक्टिवेशन ऑफ NF-80। तो इसमें यही कर लेना कि ये ड्रग है, अफेक्ट करती है कैल्सिन्यूरिन पाथवे को, और उसमें भी ये क्या करती है, कैल्सिन्यूरिन की इनहिबिटर होती है। और फाइनल रिजल्ट क्या आता है, IL-2 को ये डिक्रीज करती है। कौन, साइक्लोस्पोरिन। यूज़ क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह यूज़ करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। GVHD क्या होता है, GVHD, हाँ, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज में भी इसे देते हैं। ऑटो इम्यून डिसीजेस में देते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड सोरियोसिस, मेथोट्रेक्सेट के साथ देते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हेपाटोटॉक्सिसिटी, हाइपरटेंशन, हाइपरकैलीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, न्यूरोटॉक्सिसिटी। 3 टॉक्सिसिटी है, नेफ्रो, हिपाटो, न्यूरो, बाकी सबको ये बढ़ा देता है। तो हाँ, साइक्लोस्पोरिन हिर्सुटिज्म करता है, गम हाइपरट्रोफी करता है। तो स्पोर्टिंग में भी आ सकता है साइक्लोस्पोरिन, हिर्सुटिज्म और गम हाइपरट्रोफी। फिर हमारे चिलेटिंग एजेंट जितने भी हमने पढ़े, BL पढ़ा विच वॉज डाइमरकेप्टोल, फिर हमने कैल्शियम डाइसोडियम EDTA भी पढ़ा था। हैवी मेटल पॉइजनिंग में देते हैं, स्पेशल पॉइंट में हम लिख ही सकते हैं। मैकेनिज्म क्या है, बाइंड एंड चिलेट हैवी मेटल्स। और जो BL है इसे बाल वाली पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। और बाकी तो यही है। पेनिसिलामीन हम कॉपर पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं, विल्सन डिसीज़ में यूज़ करते हैं। तो जितने भी चिलेटिंग एजेंट हैं इनके वो क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, मसल क्रैम्प्स। हिस्टामिन को रिलीज़ करवाएंगे तो फ्लशिंग, हाइपोटेंशन, इचिंग होगी। किडनी डैमेज कर सकते हैं अगर हमने से मर्करी पॉइजनिंग में यूज़ किया EDTA को। बाकी तो ये हमने कर ही लिया उसमें एक्सप्लेन वाई में। तो बस यही था मिसलेनियस। और क्या करना है, CVS और CNS के अलावा और क्या बचा पेपर 1 में। क्या होता है और क्या करना रेसिपी बचा है यार, ये PDF भेज देना ग्रुप में। हाँ, भेज दूंगी। ANS हो गया, हमने मिसलेनियस कर लिया। किडनी तो था ही नहीं, रेसिपी कर लेते। रेसिपी करना है अभी या शाम में करना है, छोटा सा ही है वैसे तो। बोलो करोगे या शाम में करें। यार शाम में करते हैं, अभी मिक्स हो जाएगा। ठीक है।